अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में चने का बिजनेस बड़े पैमाने पर किस तरह से किया जा सकता है। चने की कौन कौन सी किस्में हैं। चने की पैदावार पाकिस्तान के किन इलाकों में होती है। और साथ ही हम बात करेंगे कि चने की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम किस तरह से किया जा सकता है। इसके बिग एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में चने की इंपोर्ट का काम, एक्सपोर्ट का काम किस तरह से किया जा सकता है और इसका कारोबार बड़े पैमाने पर किस तरह से किया जा सकता है। जी कलीमुल्लाह, टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया सर। अ, हम ऑलरेडी चना यानी ग्राम पर तकरीबन 4 से 5 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने छोटी छोटी डिफरेंट डिटेल्स दी हैं। हमारे बहुत से दोस्त जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक से हमसे रब्ता करते हैं, तो उनके डिफरेंट क्वेश्चंस थे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर सारी डिटेल्स हों कि पाकिस्तान में चने की कौन कौन सी किस्में हैं, और पाकिस्तान में किन एरियाज़ में चना ग्रो होता है, और उसके अलावा पाकिस्तान में एनुअल प्रोडक्शन कितनी है, जी सर, और बिल्कुल। इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, और ऑनवर्ड इसके चने के बाय प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जी सर। और साथ ही साथ पाकिस्तान से चने का इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर काम कैसे हो सकता है। बिल्कुल सर। तो ये सारी डिटेल हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि जो हमें पता है वो हम आपके साथ शेयर करें फुल डिटेल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में चने की दो किस्में हैं। एक तो जिसे हम देसी चना कहते हैं, और दूसरा काबुली चना है। देसी चना जो है ये आप अगर समझे तो ये ज़्यादातर ब्लैक चना होता है, काला चना जिसे हम कहते हैं। और काबुली जो है वो वाइट चना होता है। काबुली में भी आगे वाइट चने में भी एक तो मोटा चना होता है और एक छोटा होता है, वो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इसी तरह देसी में भी ब्लैक और वाइट भी हो सकता है। वाइट जो है वो भी छोटे साइज़ का होता है। तो देसी में मोस्टली साइज़ छोटा होता है। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ लें दो मेन टाइप्स हैं, और आगे वो सब टाइप्स उसकी आ जाएंगी। तो देसी चना और काबुली चना, दो डिफरेंट टाइप्स है चने की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एनुअल प्रोडक्शन कितनी है, तो पाकिस्तान में 8 लाख से 9 लाख टन तक जो है सालाना पैदा होता है। और इसके बाद जो है पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, चारों सूबों में इसकी प्रोडक्शन कितनी है। तो हम देखते हैं कि पंजाब में 6,53,000 टन जो है, 6,53,000 टन यानी 6.5 लाख टन पंजाब में पैदा होता है, जो टोटल प्रोडक्शन का 80% है। और सिंध में जो है ये 48,220 टन यानी 10% तकरीबन बन जाता है टोटल प्रोडक्शन का। केपीके में 5% है, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी 5% है। तो अगर समराइज करें तो पंजाब में ये आ रहा है 80%, सिंध में 10% और बाकी दो सूबों में 5-5%। अब अगर आप इसका स्कोप देखें, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में चना, वाइट चना, ब्लैक चना दोनों यूज़ होते हैं चने की फॉर्म में। आप देखें शहरों में अगर आप रहते हैं तो सुबह का नाश्ता आप चने के साथ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से दही भल्ले आप जो खाते हैं उसमें भल्ला जो होता है वो बेसन से बनता है, भलियाँ भी बेसन से बनती हैं। इसके बाद दोपहर के खाने भी मोस्टली जो है वो लोग चने बना के खाते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर बेसन का इस्तेमाल करते हैं, वो पकौड़े की सूरत में हो, वो भलियों की सूरत में हो, वो चने की सूरत में हो, वो चने की दाल की सूरत में हो। तो आप अगर थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आप देखते हैं अपने चारों तरफ चने की दाल, चना, भलियाँ, बेसन, भल्ले, पकौड़े और फ्राइड चिकन, इसी तरह से डिफरेंट जो डिशेस हैं हमारी। तो आप ये समझते हैं पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड जो है ये बेसिकली माजरत बेसिकली जो है ये चने के बगैर अधूरा है। ठीक है,
तो इस बात से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि चना जो है पाकिस्तानी फूड में एक बेसिक, एक बड़े लेवल की तीसरी बड़ी कमोडिटी है जो फूड के अंदर, पाकिस्तान फूड में रजिस्टर्ड है, और जो बड़े लेवल पर जो है जिसकी ट्रेड होती है इंटरनेशनल भी और नेशनल लेवल पर भी। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि हर साल 20% जो है वो चने की फसल कम हो रही है, एनुअल प्रोडक्शन 20% कम हो रही है। तो अगर आप इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान की आबादी हर साल 20% बढ़ रही है या 10% बढ़ रही है, तो पाकिस्तान की आबादी जो है वो बढ़ रही है, जितने भी परसेंट है वो परसेंट एग्जैक्टली मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की आबादी हर साल बढ़ रही है, लेकिन चने की जो प्रोडक्शन है हर साल एनुअल वो 20% कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा सीधा 20% का गैप तो नेक्स्ट ईयर आने वाला है ना। तो अब ये जब 20% का गैप आएगा तो इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट ईयर जो है ये 20% तो महंगा हो गई, तो उसके साथ 15% है या 12% एनुअल जो इन्फ्लेशन होती है वो भी डाल लें, तो तकरीबन ये सीधा सीधा हो गया 30 से 35%। तो इसका मतलब हर साल 35% जो है इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। वो 35% चने की दाल हो सकती है, चना हो सकता है, बेसन हो सकता है। ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं, इन तीनों की जो है कीमतें हर साल बढ़ती हैं। ठीक हो गया। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि एनुअल प्रोडक्शन इनकी कम हो रही है, यूज़ इनका ज़्यादा हो रहा है। बिजनेस नाम ही जो होता है वो डिमांड और सप्लाई का है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, जो कम सप्लाई है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आप ये समझिए कि हर साल डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हर साल कम हो रही है। इसी वजह से क्या होता है कि इसकी कीमतें जो हैं वो हर साल बढ़ रही हैं। दुनिया में ग्लोबल प्रोडक्शन के हवाले से अगर आप देखते हैं तो इंडिया जो है वो 66% जो है वो दे रहा है इसका ग्लोबल प्रोडक्शन में, और टर्की है उसके बाद आप देख रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान का तीसरा नंबर है ये चने की प्रोडक्शन में या दालों में। अगर हम एक्सपोर्टर्स में देखते हैं तो इंडिया जो है बाज़ दफ़ा पाकिस्तान से भी चना इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में हमसे भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एक्सपोर्ट वो कम ही करते हैं बल्कि इंपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो टर्की, और उसके बाद जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं इनके, उसमें आ जाता है एक तो टर्की है, एक मैक्सिको है, और इसके साथ साथ आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तीन जो है चने के बड़े एक्सपोर्टर हैं। जबकि मेजर इंपोर्टर्स में अगर हम देखते हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यूएई है, और ईरान है, और इसके साथ साथ जो कुछ कम्युनिटीज़ में आ जाता है, और फिर यूके, यूएसए, ये इंपोर्टर्स हैं। तो बाज़ दफ़ा पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि चना जो है ये मोस्टली, अगर आप समझते हैं इस बात को, तो चना एक गरीब लोगों की या दरमियाने दर्जे के लोगों की एक मेजर फूड आइटम है। जो आप समझते हैं कि अगर बंदा चिकन नहीं खाता तो चने की दाल खाएगा या चना खाएगा, या फिर बेसन पकौड़ों की शक्ल में खाएगा। तो ये जो है गरीब लोगों की या दरमियाने तबके के लोगों की एक बेसिक ज़रूरत है। तो इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस फूड आइटम में जो है एडवांस कंट्रीज़ वो कम, बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन ममालिक में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस तरह टर्की है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, तो ये मुल्क जो है ये एक्सपोर्टर्स हैं। इंडिया इतनी बड़ी प्रोडक्शन होने के बावजूद भी चना इंपोर्ट करता है, और पाकिस्तान भी सम टाइम, क्योंकि हर साल 20% रिडक्शन हो रही है, तो इसलिए पाकिस्तान भी बाज़ दफ़ा इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए अगर हम इसको देखें तो हमें ज़रूरत किस बात की है इस बिज़नेस को समझने की, कि एक ऐसा बिज़नेस जिसमें हर साल ही हमारा 10 से 15 या 20% जो है वो एनुअल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो इस वजह से उसमें चांसेस हैं बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आई एम सॉरी, ये गले का थोड़ा सा जो है। सर कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आपको शिफाए करते। आमीन आमीन। इसमें जो है प्रोड्यूसर ऑफ चना में अगर हम देखते हैं तो इंडिया है,
टर्की है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, मैक्सिको है, म्यांमार है, कनाडा है, इथोपिया है, इराक है। तो इनमें अगर हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जिनमें से इंडिया और पाकिस्तान, ये जो दो ममालिक हैं, ये प्रोड्यूसर भी बहुत बड़े हैं लेकिन कंज्यूमर भी बहुत बड़े हैं। तो इसलिए आगे टर्की, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको ये ऐसे ममालिक हैं जो ज़्यादातर अपनी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हैं, इस सारे साइकिल को मद्देनज़र रखते हैं, तो इसका मतलब है कि चने का जो बिज़नेस है, इसका पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी सर। तो अगर आप देख रहे हैं कि चना ज़्यादातर जो है मैंने जिसे आपको बताया कि पंजाब में 80% पैदा होता है, बिल्कुल ठीक हो गया और सर। इसी तरह ये सिंध में भी इस्तेमाल होता है सर, केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी। तो इन सारी जगहों पे ये यहाँ से ट्रेड हो सकता है पंजाब से। जी सर, बिल्कुल तो सही है। इसका होलसेल का, चने का, बेसन का या दालों का होलसेल का बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। जी सर। तो अगर कोई भी बंदा इसको सीजन में बाइंग करता है और बाइंग करके अपना ब्रांड बनाता है, तो आप ये देखें जो ब्लैक चना है, ये इसकी दाल बनती है, और आगे इसी तरह वाइट चने की भी। तो ये जो ब्लैक चना है इसका बेसन भी बनता है। तो ये आगे बेसन फिर यूज़ होता है पैकिंग 1 kg 2 kg या 40 kg की पैकिंग में आगे यूज़ होता है इसकी पिसाई करने के बाद। इसी तरह ब्लैक चना जो है ये पकाया भी जाता है और साथ ही साथ ये बेसन बनाने में भी यूज़ होता है। तो दाल भी इसी से बनती है। तो 3 प्रोडक्ट बन गए, एक तो चना हो गया, दूसरा चने की दाल होगी, तीसरा बेसन हो गया। तो अगर आप बाइंग करते हैं इसकी, तो आप ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है आसानी से मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी डिटेल में बताया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साल में कौन सा महीना बेहतर है इसकी खरीदारी के लिए चने की? जी मोस्टली जो है हमने देखा कि ये जो है चना हमने इसमें ये जो तकरीबन आप ये कह लें कि नियरली ये गर्म सीज़न की फसल है। और इसका हमने देखा था कि ये जो यहाँ पे मैंने इसका मेंशन किया, महीने कौन से हैं इसके, स्पेशली मैं चाह रहा हूँ कि आपको टू दी पॉइंट जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन दें। ठीक है। बिल्कुल तो ठीक है सर। ये जो सितंबर और अक्टूबर होता है, ये इसकी काश्त का जो है ना, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में मोस्टली जो है जी मिड सर, सितंबर से मिड अक्टूबर तक जो है ना इसकी काश्त होती है। बिल्कुल ठीक ठीक हो है। गया और सर। इसकी फसल तकरीबन 4 महीनों में तैयार हो जाती है। इसके लिए ड्राई सीज़न जो है वो, यानी जैसे हमारा इलाके हैं, बक्कर का इलाका है, और इसके साथ साथ जो है ये आ जाता है जो थोड़ा सहराई इलाका है, तो उसमें जो है ना ज़्यादातर इसकी काश्त फैसलाबाद है, बक्कर है, खुशाब है, लिया है, जी सर, ये इन इलाकों में जो है ना इसकी काश्त वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक ठीक हो है। गया। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि नूरपुर थल है, तो मेन अगर आप चने का काम करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फैसलाबाद का इलाका, बक्कर का इलाका, और इसके साथ साथ खुशाब है, लिया है, नूरपुर थल है, इन 4-5 इलाकों में बक्कर का इलाका जो है वो बहुत मेन है। तो इसे आप कह लें कि हब है इस सारे बिजनेस का। तो अगर आप चने का बिजनेस करना चाहते हैं या बेसन का बिजनेस करना चाहते हैं या दालों का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको बक्कर का इलाका ज़रूर विजिट करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक वहाँ है। पर इसके बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं, होलसेलर बैठे हुए हैं, उस इलाके की ये कमोडिटी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आप जब भी देखें, आप जब भी बिजनेस में आते हैं, होलसेल में आते हैं या एक्सपोर्ट में आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन के बाद प्रोडक्ट की रिसर्च वर्क करते हैं। प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है कि पूरे साल में ये प्रोडक्ट मार्केट में किन महीनों में आती है और मैंने किन महीनों में ये प्रोडक्ट मार्केट से बाय करनी है। जी सर, बिल्कुल ये बहुत और ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप प्लानिंग करते हो कि मैंने बाय किससे करनी है, जी ट्रेडर से सर। करनी है, फार्मर से करनी है, आड़ती से करनी है, या किसी एक्सपोर्टर से करनी है। जी सर, बिल्कुल तो ऐसा ही है। अगर तो आप फार्मर से डायरेक्ट बाइंग करते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी क्वालिटी करनी है, बिल्कुल या ठीक है। मार्केट में मैं किस सेगमेंट को टारगेट करने जा रहा हूँ। मुझे वाइट चना चाहिए, ब्लैक चना चाहिए, मुझे बेसन चाहिए, मुझे दाल चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा ही है सर। और फिर इसकी प्रोसेसिंग कैसे करवानी है।
अगर मैंने सपोज करो चना खरीदा है तो उसको मैंने स्टोरेज कैसे करना है, जी स्टोरेज सर। के बाद उसकी ग्राइंडिंग का प्रोसेस है, उससे बेसन बनाने का प्रोसेस है, वो कैसे करवाना है, और फिर आगे मैंने इसका अपना ब्रांड या होलसेल पैकिंग कैसे करके ग्रोसरी स्टोरों पे देनी है, जी सर। या मैंने छोटे लेवल या बड़े लेवल पर इसका जो होलसेल का बिजनेस करना है वो कैसे करना है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल तो आपकी बात ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च आप जब करते हो तो आप एक तो उन एरियाज़ को विज़िट करते हो, जैसे मैंने कहा कि आप खुशाब का इलाका है, लिया का इलाका है, भक्कर का इलाका है, फैसलाबाद है, जी सर। तो आप इन इलाकों को विज़िट करते हैं। ऐसा जब ही। आप वहाँ पर जाते हैं फिर आप वहाँ पर फार्मर से भी मिलते हैं, जी सर। फिर आप वहाँ पर होलसेलर से मिलते हैं, ट्रेडर्स जो है चने के उनसे मिलते हैं। आपको मार्केट की डायनामिक्स समझ आती है, जी सर। आपको समझ आता है कि मार्केट किस तरह से काम करती है। ठीक है, उसमें फिर आप जो है ये देखते हो कि एक चना फार्मर से कितने से लिया जा रहा है, ट्रेडर उसको कितने में होलसेल कर रहा है, आगे रिटेलर उसको कितने में बेच रहा है, चने का पोटेंशियल क्या है, स्टोरेज कहाँ पर होती है, किन कंडीशन में होती है, जी सर। चने की लाइफ साइकिल कितना है, साल 2 साल कितनी देर तक हम इसे महफूज रख सकते हैं, किन कंडीशंस में वेदर कंडीशंस होती हैं, मसलन बारिश है, नमी है, किस तरह के मौसम में इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये जो फिर बात जो है एक चौथी प्रोडक्ट है, ये जो चना होता है इसको पकाया जाता है ड्राई, यानी कि जिसको जी हम जी। कहते हैं, तो वो पका के भी उसको यूज़ करते हैं, जिसे भुनना कह लें आप। आज सर हम तो पंजाबी में उसको किले बोलते हैं। जी ऐसे ही। भुने हुए और चने। उसका हाँ भुने हुए चने वो जो है वो इसका यूज़ है जी पूरे सर। पाकिस्तान में। लोग जो है बड़े शौक से खाते हैं। ऐसा ही है ठीक सर, बहुत है। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है वो तो तो। वो ब्लैक चने को जो है ना वो भुना जाता है ऐसा ही और है सर, प्रॉपर बिल्कुल एक बिल्कुल। प्रोसेस से गुजरता है। तो अब देखें ये सारी प्रोडक्ट्स हैं चने की। जी सर। और आप देखें आप किसी भी शहर में चले जाएं, आपने सुबह का नाश्ता करना हो तो आपको चने ही मिलते हैं, अंडा मिलेगा या चना मिलेगा। अंडा चने और ये सारा तो अंडा इस्तेमाल चने और मशहूर है परोठा पूरे मिलेगा। पंजाब में, खास तौर पे। तो अब यही सारी सूरत हाल है। और फिर आप देखें अगर आप मतलब बाहर कहीं मूव कर रहे हैं तो स्ट्रीट फूड जिसे कहा जाता है, जी सर। उसमें पकोड़े, आप पाकिस्तान में पकोड़े हर जगह अवेलेबल है, और पकोड़े किससे बनते हैं, बेसन से बनते हैं, और बेसन कहाँ से आता है, चना या चने की दाल से आता है। ऐसा ही है सर। इसी तरह से अगर आप देखते हैं दही भल्ले, भलियाँ हैं, वो तो ये सबसे अहम है, पाकिस्तान बिल्कुल सर। तो वो बहुत ही अहम है। तो आप ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो है बड़े शौक से खाते हैं, अब वो भी बेसन से बनते हैं। ऐसा ही है तो सर। ये सारी जो है बाय प्रोडक्ट, फिर अगर आप बात करते हैं केएफसी की, चिकन की, फ्राइड चिकन की, तो इसमें ये जो ऊपर मसाला वगैरह ये भी सारा बेसन का मिक्सचर होता ऐसा ही है है। सर, बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर तो होता है। और इन सारी सूरत हाल में आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की 70% आबादी चना या चने की बाय प्रोडक्ट्स खाती है, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। और रूटीन में ये हमारी खुराक का एक बुनियादी हिस्सा है। जी सर। तो अगर आप इस बिजनेस में आएंगे तो आप ऐसे बिजनेस में आ रहे हो जिसमें लॉस का कोई चांस नहीं है। हर साल 20 से 30 से 40% तक कीमतें बढ़नी ही बढ़नी हैं, जी सर। और इसकी डिमांड बढ़ते ही जानी है जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा तो ही है। अगर आप देखिए कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके माइंड में उसका जो होता है फिजिबिलिटी होती है, प्लान होता है, आप रिस्क फैक्टर को कंसिडर करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। ऐसा ही है सर। तो इसमें आपका रिस्क मिनिमम है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप बाय कर रहे हैं और बाद में उसकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, किसी सूरत कम नहीं हो सकती, क्योंकि इसने वक्त के साथ साथ जो है एक तो ख़राब नहीं होना, दूसरी ये कि हर साल इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, इसकी ग्रोथ कम हो रही है, एनुअल प्रोडक्शन कम हो रही है, ऐसा ही है आबादी सर। बढ़ रही है, फिर ये ज़रूरत है हर घर की। हर घर ठीक की है। जरूरत है सर। तो अगर आप खालस बेसन देते हैं, खालस आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं एक मुनासिब अपना मुनाफा रखकर, और आप मेहनत करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसी हवाले से आगे जब आप लोकल ब्रांड अपना बना लेते हैं तो फिर आप एक्सपोर्ट की तरफ सोचते हैं, और एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप देखें कि एक्सपोर्ट में कुछ ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें कि सऊदी अरब है, दुबई है, स्पेन है, इटली है, उसके बाद आगे आ जाए यूके है, यूएसए है, कनाडा है। तो जहाँ पर भी एशियन लोग रहते हैं उनकी फूड हैबिट्स तो वही हैं,
उन्होंने सब्जियां भी खानी है, उन्होंने फल भी खाने हैं, उन्होंने बासमती चावल भी खाने हैं, उन्होंने बेसन भी खाना है, उन्होंने चने भी खाने हैं, उन्होंने दालें भी खानी हैं। तो ये फूड हैबिट्स, आप जापान चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप रशिया चले जाओ, आप आज़रबाईजान आ जाओ, आपकी जो बेसिक फूड हैबिट्स होती हैं, आपका उसमें एक टेस्ट डेवलप हो चुका होता है, आपके माइंड को एक इमेज उसका बन चुका होता है, तो आप उसको मिस करते हैं। जैसे मतलब आज भी हम मिस करते हैं कि वो गंदलों का साग और मक्खन मकई और बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ज्वार की रोटी, तो हम फेसबुक पे देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सरसों का तो साग और मक्की की रोटी सर। क्योंकि हमने गांव में अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ वो खाया है, बिल्कुल सर, ऐसा ही और है। हमें पता है कि उसका टेस्ट क्या है, और उसकी आज चाहे खाएं चाहे हजम ही ना हो लेकिन लेकिन बात ये है कि हमने वो खाया है और हम उसके टेस्ट को समझते हैं। सर बिल्कुल समझते हैं, और ये जख्मों पे नमक लगाने वाली बात है, अब क्या याद करवा रहे हैं आप। तो माशाल्लाह, वो तो एक। देखें, जो वक्त गुजर जाता है ना, वो हर आने वाले वक्त से बहुत अच्छा था और आज से भी अच्छा था। बहुत अच्छा था, लेकिन बिल्कुल सर। हमें उस वक्त उसकी कदर नहीं होती है। हम उस वक्त समझते हैं कि शायद जो है आने वाला वक्त इससे बेहतर होगा। आने वाला वक्त फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बेटर हो सकता है। आने वाले वक्त में सहूलतें ज़्यादा हो सकती हैं, आसानियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हर हर चीज़ की एक कीमत होती है। आप वो कीमत अदा करते हैं तो आपको वो मिलती है। तो इसी तरह से आने वाले वक्त ने अपनी कीमत ये ली कि हमसे हमारा बहुत कुछ छीन लिया। हमारा मतलब वक्त के साथ साथ हमारी जवानी के दिन उन्होंने छीन लिए, हमारे दोस्त उन्होंने छीन लिए, हमारे स्कूल के जो साथी थे वक्त ने छीन लिए, बचपन हमसे छीन लिया, माँ बाप छीन लिए, और बहुत से मुखलिस दोस्त जो हैं वो हमारे हमसे दूर हैं, हम किसी दूसरे मुल्क में हैं, वो कहीं और हैं। बहुत से हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो दोस्त हैं, बहुत से जिनके साथ हम मतलब हल्ला गुल्ला करते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे। देखिए, इंसान की प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं, और इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिशात उस हिसाब से वो मैनेज करता रहता है। तो ये एक साइकिल है कि वो बस इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों के पीछे भागता जाएगा, और इसी तरह से वो अपनों से दूर होता जाता है, मामला से दूर होता जाता है। एनीवे, बिजनेस में क्या है, बिजनेस में आप ये देखते हैं कि फिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हमने ये बात की कि सऊदी अरब है, दुबई है, यूके है, कनाडा है, अमेरिका, इटली है, स्पेन। आप दुनिया में जब नज़र दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि जहाँ पर इंडियन लोग रहते हैं, पाकिस्तानी लोग रहते हैं, जहाँ पर भी, और बांग्लादेशी, श्रीलंकन, एशियन जहाँ पर भी रहते हैं, इन्होंने बासमती चावल खाना, इन्होंने चने खाने, इन्होंने दालें खानी, इन्होंने बेसन खाना, इन्होंने स्पाइसेस मिर्चें खानी है, हल्दी लेनी है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होना है। और अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे इन ममालिक में, तो डेफिनेटली एक तो आपको ऑर्डर आसानी से मिलेंगे, दूसरा उसकी प्रोसेसिंग और बाइंग के लिए लोग भी आपको मिलेंगे, जी सर, तो बिल्कुल ठीक आप है। बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक जैसा है कि सर। हमने बात की कि जो बड़े टॉप इंपोर्टर्स हैं, उसमें एक तो हमारे पास आ जाता है बांग्लादेश है, जी सर। उसके बाद यूएई दुबई है, उसके बाद सऊदी अरब है, ईरान है, टर्की है, और यूएसए और यूके, जी फिर सर। इटली आ जाता है, स्पेन आ जाता है। तो जो नए जो ममालिक हैं उनमें हम देख रहे हैं रशिया है, और यूक्रेन है, और आज़रबाईजान है। जी तो सर, ये, बिल्कुल ठीक और है। इसके साथ साथ मलेशिया, इन जगहों पे जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। लेकिन इसका अगर आप लोकल भी काम करते हैं, जैसे अब ये होता है कि जब भी चने की शॉर्टेज हो जाती है, वाइट चना स्पेशली, जी सर। तो ये टर्की से इंपोर्ट किया जाता है। टर्की बहुत अच्छे मुनासिब रेट पे, टर्की बड़ा ग्रोअर है, या फिर ऑस्ट्रेलिया या टर्की से। ठीक तो हो गया सर। वाइट चना जो पाकिस्तान में ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, लोकल जो है वो देसी ब्लैक चना जो है वो ज़्यादा चलता है। जी सर, ठीक हो गया। बिल्कुल इस ठीक हो गया सर। इसके साथ साथ जो है हम कुछ इसके बेनिफिट्स आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि चने के जो है यूजेस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। इसको हमने किया, सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि यहाँ पर जो चना है इसकी कंपोनेंट्स में अगर हम देखते हैं कि चने के यूजेस क्या है, तो आप ये देखें कि चने में प्रोटीन कितना है। 22% चने में प्रोटीन पाया जाता है।
उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, 63% है। उसके बाद स्टार्च कितना है, 5% है। और उसके बाद क्रूड फाइबर जो है 7% है, सॉल्युबल शुगर 6% है, ऐश 3% है, कार्बोहाइड्रेट 63%, प्रोटीन 22%। तो इसका मतलब है कि ये सबसे सस्ता एक फूड है जिसमें सबसे सस्ता प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो जो ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए एक मुकम्मल डाइट पैकेज है, तो जिसे हम कहें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और क्रूड फाइबर है, सॉल्युबल शुगर और ऐश, तो एक फुल पैकेज है चने के अंदर। अगर आप इसलिए भुने हुए चने भी खा लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि जब जंगें होती हैं, जब सैलाब आता है, जब कोई जल्ज़ला आ जाता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी सूरत हाल में एक मुल्क दूसरे मुल्क को या एक इलाके से दूसरे इलाके में चने भेजे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो भुने हुए चने हैं वो, और खजूरें, चने और खजूरें। क्यों? क्योंकि खजूर और चना ये दोनों नेचुरल जो है फूड्स हैं जी और सर। फूड सप्लीमेंट के तौर पर। और ये बंदा इंसान चने खाकर और खजूर खाकर कम से कम 5-6 दिन या हफ्ता 10 दिन आसानी से ज़िंदा रह सकता है। जी सर, और बिल्कुल उसमें ठीक जो है। असेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसकी कमी वो दूर कर सकता है। तो ऐसे इलाके जहाँ पर फुल खाना नहीं पहुँचाया जा सकता, सैलाब की वजह से, ज़लज़ले की वजह से, या किसी भी ऐसी कुदरती आफत की वजह से वहाँ पर चने भुने हुए और खजूरें पहुँचाई जाती हैं इमदाद के तौर पर। तो यूजेस क्या है इसमें, अगर हम देखते हैं कि ये गुड डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो ये उसको रिड्यूस करता है। उसके साथ साथ जो है ये सन स्ट्रोक जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। स्किन जो है उसके बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं, स्किन की बीमारियां इससे ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ ब्लड डिसऑर्डर ट्रीटमेंट में भी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। चने की बेसिक जो है 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप लगा लें। एक तो चना खुद हो गया, दूसरा चने की दाल है, तीसरा बेसन है और चौथा भुना हुआ चना है। तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और ये चारों की चारों प्रोडक्ट्स हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। तो अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, छोटे लेवल से काम शुरू करते हैं, सबसे पहले आप बकर विज़िट करें। बकर विज़िट करके आप वहाँ पर इसका पूरे सिस्टम को समझें, स्टडी करें। उसके बाद आप इसकी जो है देखें कि चना, कौन सा चना, ब्लैक चना ख़रीदूं, वाइट चना ख़रीदूं, बेसन की ट्रेड करूं, भुने हुए चने की करूं, दाल की करूं, या मुझे कौन सा काम करना चाहिए। तो ये सारा रिसर्च करें, और उसके बाद फिर अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो डेफिनेटली जब आप कमोडिटी का बिज़नेस करेंगे तो उसमें एक कमोडिटी को नहीं लेकर आएंगे। हमने सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने बासमती चावल की बात की है, जिसमें हमने रेड चिली की बात की, सुर्ख मिर्च की बात की है, और जिसमें हमने हल्दी की बात की है, जिसमें हम अब चने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आगे तिलों की बात की है हमने। तो ये हमने 5-6 जो कमोडिटीज़ हैं, जो मेजर कमोडिटीज़ हैं, आपको गाइड किया कि आप फिर ये सारी कमोडिटीज़ पे काम करते हैं और एक पूरा जो है पैकेज बनाकर आप काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कोई कमोडिटी कम और कोई ज़्यादा, लेकिन ये सारी आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती रहती हैं। ये सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो हमारे माशरे की, हमारे घर की, और हमारे मोहल्ले की, हमारे इलाके की, हमारे सूबे की, हमारे मुल्क की ये ज़रूरियात हैं, और इनके बगैर माशरे में हम चल नहीं सकते। तो दूसरे लोग इनका बिज़नेस करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें ये हौसला भी है। हम ये समझते हैं कि हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये नहीं कि ये किताबी बातें आपके साथ कर रहे हैं। ये जो हमने किया है, जो कर रहे हैं, और जो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप, हमारे तजर्बे से अगर आपको कुछ समझ आ जाता है, हमारे बताने से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। एक, मैं एक किसान का बेटा हूँ,
और मैंने एमएससी किया, मास्टर किया, और उसके बाद अमेरिका और यूके से हायर डिप्लोमास लिए। फिर आगे जो है एक अल्लाह का शुक्र है हायर लेवल पे जॉब, फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, और फिर वो सारे मामला। तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अब ये है कि पहले भी मैंने हमेशा जो है ना, जब मेरे पास टाइम था मैंने टीचिंग की, और टीचिंग करके अपने जो कौम की खिदमत की। आज भी मैं, मेरे पास जो नॉलेज है वो यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये इस तरह से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारा मेन मकसद ये नहीं कि यूट्यूब चैनल से अर्निंग हो, हमारा ये मकसद है कि आप लोगों तक ये बात पहुंच जाए, और ये हमारे लिए हमारे मरने के बाद भी एक ऐसा काम बन जाए कि जिससे हमारे मरने के बाद भी हमें फ़ायदा हो। ठीक है, और अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श दे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। अगर कोई भी बंदा हमारे इस मशवरे से, हमारे इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर अपने घर का चूल्हा जला सकता है, अपनी गुर्बत दूर कर सकता है, अपनों की मदद कर सकता है, अपनी मुश्किलात हल कर सकता है, बेरोज़गार है, जॉबलेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, उसे काम मिल जाता है, ख़ुद अपना काम करना शुरू कर देता है और ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है, तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? बल्कि वो बंदा कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे लिए दुआ करेगा, और यही हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बन सकती है। तो दिलों का राज और भेद तो अल्लाह ताला की ज़ात जानते हैं, लेकिन आपके साथ हम मुखलसी के साथ मशवरा देते हैं और सीधी और साफ बात करते हैं। गलतियां हम भी करते हैं, इंसान हम भी हैं, और कोई भी बंदा परफेक्ट तो 100% हो नहीं सकता, गलती से पाक तो हो नहीं सकता। तो हमारी गलतियों से दरगुजर किया करें, हमें हमें मतलब ये जो है, ठीक है, हम बहुत, ना ही हम कोई इतने बड़े एक्टर हैं, ना ही हम कोई टॉम क्रूज़ हैं, ना ही हम कोई सुपरमैन है, एक सादा से इंसान है, और अल्लाह का शुक्र है इस सादगी में एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बंदे को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब इंसान की शख्सियत में गुरूर और तकब्बर आ जाता है तब भी वो फना होना शुरू हो जाता है। तो हम आज भी स्टूडेंट हैं, हम आज भी सीख रहे हैं, लेकिन जो हमने सीखा है उसको हम आप भाइयों तक पहुंचा रहे हैं कि अगर हो सकता है इससे आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कि आप इससे कोई आइडिया लेकर कुछ काम कर लें। क्योंकि आज हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो पढ़ा लिखा बंदा अगर जॉब करेगा और अनपढ़ अगर बिजनेस करेगा तो दोनों का ही नुकसान है। दोनों का नुकसान कैसे है कि पढ़े लिखे बंदे को तो पता होता है कि उसने कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, बड़े स्केल पर बिजनेस को कैसे करना है, उसके अकाउंट्स मैनेजमेंट है, अप्स एंड डाउन्स है, हर चीज़ है। अनपढ़ बंदा जो होता है वो एक लेवल से आगे नहीं कर सकता, वो एक लेवल तक जाकर वहाँ पे रुक जाता है। तो इस वजह से हमारे मुआशरे का नुकसान भी हो रहा है। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि सही पोटेंशियल में लोग आगे नहीं आ रहे। तीसरी बात ये कि दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे हम एक इमेज डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमसे जब भी कोई बंदा इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से तो एक दफ़ा उसको सही माल मिल जाता है, दूसरी दफ़ा क्या होता है कि उसको हमेशा ही वो क्वालिटी नहीं मिलती जो एग्रीड होती है, उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उस पैकिंग में माल नहीं मिलता, तो एक के बाद दूसरी दफ़ा वो हमसे ऑर्डर प्रोसेस नहीं करवाता। तो अगर हमारे पढ़े लिखे लोग, कमिटेड लोग, मेहनती लोग आगे आएंगे तो इससे एक तो मुल्क का इमेज बेटर होगा, दूसरी मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी, तीसरी इंटरनेशनल लेवल पर इंशाल्लाह ताला हम बहुत बेहतर जो है परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ शेयर करने से आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात हम दोनों को, हम सब को अल्लाह करम करे, फ़ायदा मिले। जब हम बात करते हैं कि हमने लोकल लेवल पर एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिया, एक कंपनी बना ली, अब हम इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं। हम अब चाहते हैं कि हम किसी भी मुल्क में ऑर्डर कैसे लें। तो उसके दो तीन तरीके होते हैं। कलीमुल्लाह, आप ये जानते हैं कि किसी भी मुल्क में जो पाकिस्तान एम्बेसी है जी सर। उसका रोल क्या होता है? उसमें एक कमर्शियल काउंसलर होता है। वो कमर्शियल काउंसलर जो है वो क्या रोल प्ले करता है? बिल्कुल सर, आपने पिछली वीडियो में भी हमें बताया है कि वो आपको डाटा देता है जी सारा, जो जिससे आप
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से लेना चाहते हैं कि कौन सा बंदा आपकी कंट्री से क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या चीज़ इंपोर्ट हो रही है, तो ये एग्जैक्टली सारी डिटेल जो है ना आपने हमें बताई है कि वो वहाँ से लेता है। ऐसे। अब देखें, जो भी कमर्शियल काउंसलर है, अब पाकिस्तान में बहुत सी एम्बेसी हैं, जी सर। तो हर एम्बेसी में एक कमर्शियल काउंसलर है। ऐसा ही है मसलन सर। आप सपोज करें आप यूके में बिजनेस करना चाहते हैं, जी सर। तो अब यूके एम्बेसी का जो कमर्शियल काउंसलर है आप उससे रब्ता करेंगे, जी सर। और इसी तरह से पाकिस्तान की जो एम्बेसी यूके में है आप उससे भी रब्ता कर सकते बिल्कुल ठीक है सर। हैं। तो दोनों सूरतों में आप अपना कंपनी प्रोफाइल, अपना कंपनी लाइसेंस, अपना विजिटिंग कार्ड बाय ईमेल सेंड करेंगे, जी सर। और उनसे भी कहेंगे कि मुझे जो है ये बिजनेस करना है और मुझे इससे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। तो एक तो ये चैनल होता है। दूसरा चैनल है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी सर। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं और आप उनसे बात करते हैं कि मैं इस मुल्क में काम करना चाहता हूँ, और मुझे जो है ना उस हवाले से जो बड़े इंपोर्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स डिटेल चाहिए, तो वो बिल्कुल पूरे सही है सर। कॉन्टैक्ट्स लिस्ट आपको मिल जाती है। ऐसा ही है सर। उसके साथ फिर तीसरा आ जाता है हमारे जैसी कुछ थर्ड पार्टीज मौजूद हैं, जो एक तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होती है जी कि सर। शिपमेंट भेजने से पहले उसकी पैकिंग है, उसकी स्पेसिफिकेशन है, कि जो क्लाइंट और सप्लायर के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ था जी सर। कि ये 5 किलो की पैकिंग होगी, ये इस साइज़ की होगी, इस कलर में होगी, और इसका ये वॉल्यूम होगा, और ये क्वालिटी ये होगी। क्वालिटी होगी, तो उसको फिर हम वो पैरामीटर्स चेक करते हैं जाके, जब शिपमेंट तैयार हो जाती है हम जाके चेक करते हैं कि क्या जो मेंशन किया गया कि ये 5 किलो की पैकिंग होगी, इसमें ये ब्रांडिंग होगी, ये क्वालिटी होगी, ये स्पेसिफिकेशन होगी, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। जी सर। तो वो सारी चेक करने के साथ साथ हम फिर बताते हैं ओके एवरीथिंग इज़ ओके, हम उसमें फिर अपनी स्टैंप लगाकर अप्रूवल कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो आप ही के वेयर हाउस में पाकिस्तान में हो जाती है, जी सर। और जब हम बीच में मोर लगा के स्टैंप कर देते हैं तो फिर ये वहाँ जाकर, क्योंकि कार्गो की हैंडलिंग के चार्जेस होते हैं, जी सर। कार्गो की ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं, कस्टम ड्यूटी है, और ये सारा मिला के जितने की शिपमेंट पाकिस्तान में है इतना ही उसके ऊपर जब ये वहाँ पहुँचती है इतना खर्चा आ जाता है। जी सर। ठीक हो गया। तो अगर वहाँ पर जाकर शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है तो आपका लॉस होता है। ऐसा ही है सर। तो बिल्कुल इस ऐसा। लॉस से बचाने के लिए हमने प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन की सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई, कि शिपमेंट जब पाकिस्तान में ही है तो हमारा पाकिस्तान में लाहौर में मॉडल टाउन लिंक रोड पर वेयर हाउस, और उसके साथ साथ हमारा वहाँ पर विनेज बाइंग हाउस भी मौजूद है। जी सर। तो हम वहाँ से ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई बंदा रशिया में काम करना चाहता है, यूक्रेन में करना चाहता है, टर्की में करना चाहता है, अजरबैजान में करना चाहता है, जी सर। उनको हम सैंपल अप्रूवल की सर्विसेज के यहाँ पर वो सैंपल भेजेगा, हम जो सप्लायर है बायर है उसको सैंपल दिखाएंगे, जी सर। वो उसको एग्री करता है या जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो करवाएगा। उसके बाद फिर सैंपल अप्रूव होने के बाद हम पेमेंट गारंटी देते हैं। जी सर। इसको हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें माल मिलेगा और जिस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक तुमने कहा वो मिलेगा। जी सर। और जो सप्लायर होता है उसको, एक्सपोर्टर को हम गारंटी देते हैं कि तुम्हारी पेमेंट ये तो कुछ एडवांस है, बाकी पेमेंट जब शिपमेंट रेडी होगी तब मिलेगी। तो उसको गारंटी और पेमेंट हम देते हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह से उसके फ्रॉड के चांसेस जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। सर आप जानते तो हैं कि पेमेंट जो गारंटी है, पेमेंट सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। सारे मामलात के लिए। तो इसीलिए हमने ये इस तरह की सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई। इस सर्विस में क्या है कि पहली बात तो सैंपल अप्रूवल हो गया, जी सर। दूसरी पेमेंट गारंटी होगी, और तीसरी शिपमेंट इंस्पेक्शन होगी। बिल्कुल ठीक है सर। ये तीनों चीज़ें करने के साथ साथ आपके भी जो है एक तो रिस्क फैक्टर कम हुआ, जी सर। और जो इम्पोर्टर है उसका भी रिस्क फैक्टर कम हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और जब तक आपकी वो शिपमेंट सेल नहीं हो जाती तब तक हम आपसे पैसे भी नहीं ले रहे। ऐसा ही है सर। तो बिल्कुल ये ठीक है। फ्री में हम सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जब आपकी शिपमेंट सेल हो जाती है तो जो मुनाफा है, आपका प्रॉफिट है, उसमें से हम 30% चार्ज करते हैं अगर ये तीनों सर्विसेज लेते हैं। अगर एक सर्विस लेते हैं तो 10% है। जी सर। तो हम बिल्कुल ठीक है। 10% से 30% तक टोटल जो है हमारा 70% आपका है। जी सर। तो बिजनेस ना करना इस डर से कि मेरे पैसे ना मर जाए, उससे बहुत बेहतर है कि आप 30% एक कंपनी को सर्विस दे रहे हैं और 70% मुनाफे में से आप भी कमा रहे हैं और आपके ऑर्डर प्रोसेस होते जा रहे हैं।
प्रॉफिट में से दे रहे हैं प्रॉफिट में 30%। से देने हैं, पहले आपने 1 रुपया भी नहीं देना। बिल्कुल ठीक है तो सर। हमने ये एक सर्विस हमारे भाइयों के लिए जो फूड बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें बासमती है, रेड चिली है, बेसन है, और इसके साथ साथ ये फूड आइटम्स आ जाते हैं। जी सर। इसके साथ साथ टेक्सटाइल आइटम है, बेड शीट है, टॉवल है, और उसके साथ साथ हम जीन्स की पैंटों का कर रहे हैं। जी सर। ये तो कुछ हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के अलावा अगर कोई काम करना चाहता है, हैंडीक्राफ्ट में करना चाहता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहता है, स्पोर्ट्स गुड्स में करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान से वो उसको ऑर्डर मिल गया है, तो उसका वो सैंपल अप्रूवल करवाने के बाद वो शिपमेंट को पूरी को प्रोसेस करवाना चाहता है, जी सर। तो हम वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेहतरीन हो गया सर, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगर कोई बंदा कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, वेयर हाउस लेना चाहता है, और यहाँ पर अपना एक सेटअप बना के काम करना चाहता है, तो हमारे पास लॉयर्स का पूरा पैनल मौजूद है। हम उसको कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर उसको वेयर हाउस लेकर देते हैं, स्टाफ हायर करके देते हैं, पूरा सेटअप बनाने में उसको हेल्प करते हैं A to Z, जी सर। जिससे वो अपना रेजिडेंस भी प्रोसेस करवा सकता है और अपना जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस लेकर काम भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है तो सर। ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं 4 मुल्कों में, रशिया में, यूक्रेन में, टर्की में और आज़रबाईजान में। जी सर। चारों में हमारा सेटअप मौजूद है और चारों में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जैसा कि अभी आपने बताया ये 4 कंट्रीज का, जी जी। तो अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान से आज़रबाईजान और यहाँ से इन 4 कंट्रियों में अपना सेटअप बनाता है, तो क्या आपकी कंपनी उसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? जी डेफिनेटली। हम पहले तो आज़रबाईजान में अगर कोई बंदा कंपनी रजिस्टर्ड करवा के रेजिडेंस अप्लाई करना चाहता है, जी सर। तो यहाँ पे सर्विसेज अप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो यहाँ से ऑनवर्ड रशिया में, यूक्रेन में कहीं पर भी काम करना चाहते हो, तो हमारे पास पूरा नेटवर्क मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बेहतरीन। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ से वो रशिया में, तुर्की में काम कर सकता है, तो यहाँ पे टैक्स की रेशो क्या है किसी भी बिजनेसमैन के लिए? टैक्स देखें, आज़रबाईजान में जो टैक्स है ये 4% जो है टैक्स आज़रबाईजान लेता है, जिसे सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के तहत। जी अगर सर। आपकी एनुअल जो है वो सेल्स 20 लाख मनात से कम है, जी सर। तो आपको 4% तक टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है अगर सर। 20 लाख मनात से आप एक्सीड कर जाते हैं, तो फिर वो 20% से 25% चला जाता है। जी सर। लेकिन अभी छोटा बिजनेस जो है वो 20 लाख मनात बहुत बड़ी अमाउंट है, 20 करोड़ है सीधा सीधा पाकिस्तान का। जी सर। 20 करोड़ का, तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ के अंदर अंदर है, तो इसका मतलब आपको 4% टैक्स देना है, वो भी बाकू में। जी सर। लेकिन अगर बाकू के अलावा आप दूसरे शहरों में बिजनेस करते हैं, वो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया तो सर। वो बहुत ही मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है उस हवाले ऐसा से। ही है सर, बहुत अच्छी है ये। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई यहाँ पे बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी कंट्री में करता है, तो यहाँ पे जो लेबर हायर करता है, तो वो कितनी तनख्वाह में हायर हो जाती है और कितना में वो बिजनेस सेटअप अपना यहाँ से इजीली कर सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, जब भी कोई बंदा यहाँ पर, अभी तो ये यहाँ पर अनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। जी सर। अभी अगर आप दुबई चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा ही है सर। लेकिन यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी और दूसरे फॉरेनर्स बहुत कम है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे है। ऐसा ही है यहाँ सर। पे रशियन ज़बान बोली जाती है, आज़रबाईजानी बोली जाती है, इंग्लिश बहुत 2-4% लोग समझते हैं। जी सर। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना, अभी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें अगर कोई कंपनी यहाँ पर अपना सेटअप बनाती है जी सर। और वो लोकल लोगों को हायर करती है, तो एक तो लेबर सस्ती है यहाँ पे। जी। $200-250 में आपको मंथली बेसिस पर पढ़ा लिखा BA पास, MA पास लड़की लड़का मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरा, यहाँ पर एनर्जी भी सस्ती है। तीसरी बात ये कि ये जियोग्राफिकली एक तरफ तो रशिया है, दूसरी तरफ टर्की है, और उसके साथ साथ गेटवे टू यूरोप है। जी सर। तो चाइना का जो सिल्क रूट है वो इसके ऊपर आ जाता है, और यहाँ से चाइना से, जापान से, कोरिया से, काजाख्स्तान से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वाया बाकू, वो यूरोप, जर्मनी तक जा रही हैं। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे एक सेटअप बनाते हैं, तो आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं रशिया को, यूरोप को, जर्मनी को, और साथ साथ है टर्की को। ऐसा ही है सर। और बिल्कुल ठीक है। आपको एनर्जी भी सस्ती मिल रही है, लेबर भी सस्ती मिल रही है, और आपका माल 3 से 4 दिनों में यूरोप पहुंच रहा है।
बिल्कुल ठीक है सर। सपोज करें आप मतलब कमोडिटीज़ का काम करते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, अभी ईरान पाकिस्तान से लेकर बासमती चावल पाकिस्तान से खरीदता है, जी सर। सुरख मिर्च पाकिस्तान से खरीदता है, ठीक हो गया। हल्दी पाकिस्तान से खरीदता है, चना पाकिस्तान से खरीदता है, उसके बाद खजूरें पाकिस्तान से खरीदता है। जी सर। ये सारी चीज़ें वो बलूचिस्तान से खरीद कर ईरान ये अपने तफ्तान के बॉर्डर से वो लाता है, और लाकर वो रशिया को भी दे रहा है, जी सर। काज़ाकिस्तान को भी दे रहा है, और इसके साथ तुर्की को भी दे रहा है, और साथ साथ आज़रबाईजान और दूसरे ये 10-15 ममालिक को वो दे रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। क्या करता है वो, बलूचिस्तान के जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके साथ वो मिलके काम कर रहे हैं, ईरान के ट्रेडर्स, जी सर। और इस तरह से उन्होंने अपनी सेल बेस पे एक नेटवर्क बनाया हुआ है। तो एक चीज़ वो पाकिस्तान से लेता है 5 रुपए की, जी सर। तो वो यहाँ ला के सीधा उसे 8 रुपए की या 10 रुपए की बेच देता है। बिल्कुल ठीक पाकिस्तानी है सर। बिजनेसमैन, अब ईरान की जो आधा ईरान है उसकी भी ज़बान वही है, आज़रबाईजानी है, यानी आधा ईरान आज़रबाईजान है। जी सर। और तेहरान से उस तरफ जो है ईरान, वो फारसी बोलता है, और तेहरान से इस तरफ जो है वो आज़रबाईजानी या टर्किश बोलता है। जी सर। बहुत से भाइयों को शायद ये ना पता हो। नहीं बिल्कुल सर, तो मुझे खुद नहीं पता ये। तो उसमें ये बात समझ है कि आधा आज़रबाईजान जो है, आज़रबाईजान और ईरान, पहले आज़रबाईजान का कुछ हिस्सा जो है वो ईरान का जो है, समझ ले 40% वो आज़रबाईजान था, और इसी तरह जॉर्जिया का भी 20%, और रशिया का भी एक हिस्सा। तो आज़रबाईजान बहुत बड़ा था, और यहाँ पर आज़रबाईजानी और टर्किश ज़बान बोली जाती थी। अब क्या है कि तेहरान से उस तरफ जो इलाका है वो सारा फारसी बोलता है, और तेहरान से इस तरफ जो इलाका है वो टर्किश या आज़रबाईजानी, ये तकरीबन हिंदी उर्दू की तरह मिलती जुलती ज़बान है। तेहरान से इस तरफ सारे जो है वो आज़रबाईजानी ज़बान बोलते हैं। अब इसी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये जो आज़री हैं वो माल लेते हैं पाकिस्तान से, जी सर। और वो आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान से रशिया, काज़ाकिस्तान और टर्की, बिल्कुल ठीक हो गया। इन सारे ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं एज ए मिडल मैन। जी सर। तो वो जो मुनाफा है बीच में वो कमा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक अगर है सर। हमारा अपना पाकिस्तानी भाइयों का इस तरह का सेटअप बन जाता है, वो खुद ही पाकिस्तान से माल लेकर आते हैं, रशिया में भी सेल कर रहे हैं, आज़रबाईजान में कर रहे हैं, टर्की में कर रहे हैं, इसी तरह काज़ाकिस्तान में कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल ठीक तो है। वो जो मिडल मैन बीच में कमा रहा है वो उनके हिस्से में आएगा। जी सर। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक तो हो गया यहाँ सर। पर सिर्फ मसला पेमेंट गारंटी का है। तो पेमेंट गारंटी जब हम अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उस हवाले से हर जो जिस तरह से भी सेटिस्फेक्शन होगी क्लाइंट की हम करेंगे। जी सर। बाद सूरतों में होता है कि शिपमेंट जब आती है तो क्लाइंट भी साथ आ जाता है, एक बंदा उनका रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पर जो शिपमेंट की सेल है उनकी निगरानी में हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया तो सर। इस तरह से वो जो भी म्यूचुअली एग्रीड सिस्टम होता है उस पर काम हो जाता है। यानी बिजनेस में क्या होता है, देखें, अगर इंपोर्टर जो है वो होलसेलर को फ़ायदा नहीं देगा तो होलसेलर कभी भी इंपोर्टर से माल नहीं लेता। जी सर, ऐसा ही है। और इसी तरह से अगर इंपोर्टर होलसेलर को फ़ायदा देता है तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को फ़ायदा देता है। ऐसा ही है सर। अगर रिटेलर को हम फ़ायदा नहीं ना देंगे तो रिटेलर हमसे माल नहीं लेगा। बिल्कुल सर तो ठीक है। अब रिटेलर जो है वो होलसेलर को भी फ़ायदा दे रहा है, और होलसेलर जो है वो इंपोर्टर को फ़ायदा दे रहा है, और इंपोर्टर जो है एक्सपोर्टर को दे रहा है, और एक्सपोर्टर जो है वो मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। बिल्कुल ठीक तो है सर। 5 लोग यहाँ पर हो गए। अगर आप यहाँ से मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर है, जी सर। तो अगला हो गया एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर हो गया। उसके बाद इंपोर्टर, ठीक हो गया उसके सर। बाद होलसेलर, जी सर। और उसके बाद कौन हो गया, रिटेलर। रिटेलर। तो अब ये 5 लोगों की चेन है, जी सर। और मैन्युफैक्चरर 20% कमाता है, तो इसी तरह से इंपोर्टर भी 20 कमाता है, जी सर। इसी तरह से होलसेलर भी 20 कमाता है या जी 30 जी। कमा लेता है। फिर आगे आप चले जाएं रिटेलर पर, और फिर आगे ये आ जाता है। जी जी तो सर, बिल्कुल मैं आपकी हर बात बंदा समझ गया इसमें हूँ। कमा रहा है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, होलसेलर है, रिटेलर, रिटेलर है। हर बंदा कमा रहा है। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है ना। जी सर। इन 5 बंदों में से कौन ऐसा बंदा है जो नहीं कमा रहा? पांचों कमा रहे हैं सर, बिल्कुल अगर ठीक ये है। 5 नहीं कमाएंगे तो चेन नहीं चलेगी, चेन बिल्कुल नहीं चलेगी, बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, तो बिल्कुल ठीक है। बिजनेस नाम है विन विन सिचुएशन का। इसमें अगर आप भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, तो ही ये चेन चलनी है। अगर हम ये सोचेंगे सिर्फ हम कमा लें और आप ना कमाएं तो ये चेन कभी नहीं चलेगी।
तो हम इस बिज़नेस को समझते हैं, हम रियल बिजनेसमैन हैं, 16 साल से इस फील्ड में हैं, तो इसलिए हमने ये सर्विसेज करवाई कि कंसल्टेंसी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और जो हमारे साथ काम करता है पार्टनरशिप पे भी कर सकता है, परसेंटेज पे भी ऑर्डर प्रोसेस करवा सकता है, और ऑनवर्ड अगर कुछ भी नहीं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिर भी सर्विसेज आपको कंसल्टेंसी फ्री देते हैं, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं है, आपके कोई हम हज़ारों डॉलर नहीं आपसे लेते। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। मकसद क्या है हमारा? मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग बिजनेस में आगे आएँ, जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला उनको कवर करने में आपकी हेल्प करेंगे और ऑनवर्ड आपको साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर कुछ सवालात ऐसे हैं जो मेरे रह गए थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी जी। कि सर एक्सपोर्ट बिजनेस में या किसी भी पाकिस्तान लेवल पर अगर कोई बंदा बिजनेस करता है चने का, तो उसके लिए क्वालिटी मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? देखें, आप कोई भी बिजनेस करते हैं जी सर। तो आजकल जो है ये दौर है क्वालिटी कॉन्शियस लोगों का। जी सर, ऐसा ही है। आज आप अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं तो आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। जी सर। आज आपका कंपटीटर जो है वो आपकी कमजोरियां ढूंढने में लगा रहता है, ऐसा ही है सर। और जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं तो आपका कंपटीटर आपसे बेटर प्राइस पे आपसे बेटर प्रोडक्ट लेके आ जाता है। तो आपको ज़रूरी है मार्केट में अच्छी क्वालिटी कम कीमत पे अगर आप दे सकते हैं जी सर। तो आप इस कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अच्छी क्वालिटी कम कीमत में देने की पोजीशन में नहीं है तो आप कंपटीशन से आउट हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये जो अच्छी क्वालिटी है ये आप कब दे सकते हैं? जब आपको प्रोडक्ट का पूरा पता है और आपको पता है कि मैंने बाइंग कहाँ से करनी है, इसकी मैंने प्रोसेसिंग कैसे करनी है, और फिर मैंने इसकी पैकिंग कैसे करनी है, फिर मैंने स्टोरेज कैसे करनी है, फिर मैंने हैंडलिंग कैसे करनी है। जी सर। जब आपको हर चीज़ का पता है A to Z और आप अपनी निगरानी में करवाते हैं, किसी दूसरे बंदे पे डिपेंड नहीं करते हैं, जी सर। क्योंकि आपके बिजनेस का दर्द आपको है, बाकी आपके मुलाजम हैं उनको तो हर महीने बाद सैलरी मिल जानी है। जी सर, ऐसा ही है। तो मुलाजिम हमेशा केयरलेस होता है, जब तक मालिक सर पे नहीं होगा और मालिक अपनी डिमांड के मुताबिक काम नहीं करवाएगा तब तक नहीं होगा। ऐसा ही है सर, तो बिल्कुल दुनिया ठीक में है। जब आप देखते हो कोई भी बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है, 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे करता है, 16 घंटे करता है, जी सर। तो वो इतना लंबा क्यों काम करता है? 8 घंटे क्यों नहीं करता? जो लोग सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं वो जिंदगी में हमेशा अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन वो कामयाब और अमीर नहीं हो सकते। जी सर, बिल्कुल वो ठीक है। खुशी जो है उसका ताल्लुक पैसे से नहीं है, खुशी का ताल्लुक तो सिर्फ इस बात से है कि आप अपने अंदर कितना सेटिस्फाइड हो। जी सर। आप एक छोटी सी जो छोटा सा घर है, कोठड़ी है पहाड़ के ऊपर जंगल में, एक छोटी सी हट में भी रह के खुश रह सकते हैं, जी सर, बिल्कुल और ठीक है। आप दिन में 2 वक्त मिर्चों के साथ रोटी खाकर भी खुश रह सकते हैं। बात ये नहीं है कि आप जो है कामयाब हैं या आपके पास दौलत है। जी सर। अगर आपने बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, अगर आपने मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है, अगर आपने एक बड़ा बिजनेस सेटअप चलाना है, जी सर। तो बिजनेस नाम होता है एक टीम का। जी जी। जब जब एक टीम पूरे सिस्टम में काम करती है तो आपको उस टीम से काम लेना आता है। जी सर। उस टीम को आपने एक स्पेसिफिक गोल्स दिए होते हैं, उनको बताया होता है कि मुझे ये चाहिए और इस तरह से चाहिए, तो वो फिर जो आपकी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जब वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं तो आपको वो रिजल्ट दे रहे हैं और आपको पता होता है कि मैंने कहाँ पे सेटिस्फाइड होना है। जी सर। तो आप जो 100% डिमांड करते हो तो मोस्टली वो 80% या 90% मीट करते हैं, तो आप उस पर कंप्रोमाइज़ करते हो और कहते हो गो अहेड। जी सर, ऐसा ही है। तो इसमें अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक आप में ये पैशन नहीं है, ये कमिटमेंट नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, 12 घंटे 16 घंटे 20 घंटे काम कर सकते हैं, जी सर। तब तक आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, बिजनेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पागल लोगों का काम है। जी सर, बिल्कुल मतलब ठीक है। बिजनेस जो है ये लोग हमेशा रिस्क लेते हैं, हमेशा से ये जो लोग इनको पागल समझते हैं, इनके डिसीजंस ऐसे होते हैं, इन्होंने
ऐसे काम करने होते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करते। जी सर। ये हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना। एक होता है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नॉलेज, विदाउट मार्केट रिसर्च, विदाउट प्रॉपर एनालिसिस आप रिस्क ले लेते हो। जी सर। जब आप एनालिसिस पहले करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, अपनी कंप्लीट वर्किंग कर लेते हो और उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। वो सारी चीज़ें आप दूसरों को नहीं समझा सकते। जी तो सर इसलिए लोग बिल्कुल। आपको पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं और कहते हैं कि अब देखना क्या होगा। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं, वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं, वही लोग वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है सर, वो लोग बिल्कुल कहते ऐसा हैं ही। सर कमाल हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपने कर दिखाया सर, वी रियली प्राउड ऑफ यू। ऐसा ही है सर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा तो ही। वो एडमायर उस वक्त करते हैं जब रिजल्ट देखते हैं, आउटकम देखते हैं। लेकिन अगर उनके सामने प्लान खोल दिया जाए तो वो कहेंगे ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही। आप कैसे उसे कंप्लीट कर सकते हैं? अगर आप में आग है, जज्बा है, हिम्मत है, कमिटमेंट है, पैशन है, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने की उम्मीद है, हौसला है, और साथ ही साथ आप इस बात को समझते हैं कि मुझे रिस्क तो लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और रिस्क लेने से पहले आपने अपना रिसर्च वर्क किया होता है, आप मार्केट्स के अप्स एंड डाउन समझते हैं, आप समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, ऐसा होगा तो हर स्टेप की पहले से प्लानिंग होती है। तो आप जब अपना पूरा जो मुमकिन रिसर्च वर्क है, जो मुमकिन फील्ड वर्क है आप कर चुके हो, उसके बाद कुछ और करने को रह नहीं गया, तो फिर आपने डिसीजन लेना होता है। एडवाइस जो है आप सबकी सुनते तो हैं, लेकिन करते अपनी मर्जी हैं। क्योंकि हर बंदा, अगर आप जितना अक्लमंद होगा तो फिर उसको जॉब नहीं करनी चाहिए, आपकी तरह एक बिजनेस रन करना चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ जो होती हैं उनका उन वो हमेशा से जो है, उनके अंदर एक डर होता है, उसी डर की वजह से ही तो वो जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो अपने डर से ही कभी नहीं जीत पाते। अगर वो डर से जीत जाए तो वो अपना बिजनेस शुरू कर लें। तो वो हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, वो हमेशा एक कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं, वो 9 to 5 जॉब से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इसलिए कुछ हद तक जो है उनकी एडवाइस ली जा सकती है, लेकिन एक हद से बाहर उनकी एडवाइस नहीं ली जाती, बल्कि अपने डिसीजन के मुताबिक उनसे काम लिया जाता है। और उनको जुम्मे, क्योंकि टीम में जो है काम तो टीम ही ने करना है, लेकिन डिसीजन मेकर आप होते हो, डिसीजन टेकर आप होते हो। आपने डिसीजन लेना होता है और आप उस टीम को टारगेट देते हो कि मुझे ये ऐसे 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 इस तरह से चाहिए। जी सर, ऐसा ही। और वो टीम फिर काम करती है, और उसमें फिर वो हर बंदा इंडिविजुअल अपना अपना काम कर रहा होता है। जब आप सबके काम को मिलाते हो और एक एंड प्रोडक्ट जब आपके सामने आती है, जी तो सर। वो एक वंडरफुल चीज़ होती है। वो फिर आपकी डिसाइड करती है कि यू वाज राइट और यू वाज रॉन्ग। जी सर, तो बिल्कुल ठीक है। आप जो है जितनी मेहनत करेंगे कमिटमेंट से और पैशन के साथ, और आप रिस्क लेकर, तो उसमें ये होगा कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें और प्रॉपर रिसर्च के बाद रिस्क लें। जी सर। जो ऐसा रिस्क बगैर रिसर्च के लिया जाता है और कैलकुलेटेड नहीं होता, वो गैम्बलिंग कहलाता है। बिल्कुल सर, ठीक हो गया। बिजनेस में बहुत से लोग गैम्बलिंग करते हैं, वो बिजनेस को स्टडी नहीं करते। बिजनेस माइंड सेट है, बिजनेस एक सोच का नाम है और एक पूरे नजरिए का नाम है और एक पूरा एक माइंड सेट है। जी सर। ये सबसे बड़ा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया में अगर तुम सबसे कामयाब और सबसे बड़े बिजनेसमैन की बात करते हो, तो वो एक बंदा है। जी सर। वो कौन है? वो वो किसान है, किसान है, बिल्कुल ठीक है वो सर। फार्मर है। उससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। फार्मर क्या है? एक दाना बोता है जमीन में, और एक दाना बोकर वो 10 या 20 या 50 दाने लेता है। क्या है? लेकिन उसका माइंड सेट क्या है? आप उस माइंड सेट को, उसकी पूरी स्टोरी को समझें। क्या करता है वो? पहले वो एक जरखेज जमीन बनाता है और उसमें गोडी करता है, खोदता है जमीन, हल चलाता है, और बाद में वो उसमें खाद डालता है, उसको तैयार करता है।
जब वो ज़मीन तैयार हो जाती है तो फिर वो उसमें बीज डालता है। उसमें बीज डालने के बाद वो उसको पानी देता है। अब जब ज़मीन में बीज चला जाता है और उसको पानी भी मिल जाता है तो वो फिर 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन के अंदर बीज से, बाज़ बीजों से पौधा निकलता है, बाज़ से नहीं निकलता। लेकिन वो वेट करता है। लेकिन वो बीज मिट्टी में डालने से पहले उसको एक यकीन होता है कि पौधा ज़रूर निकलेगा। ऐसा ही है सर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर उसको ये यकीन ना हो कि पौधा नहीं निकलेगा तो फिर हम भूखे बैठे रहेंगे, क्योंकि कोई भी किसान जो है कभी भी गंदम नहीं बोएगा, और जब गंदम नहीं बोई जाएगी हम रोटी नहीं खा सकेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। वो जो उसका यकीन है, अगर आपको उतना ही यकीन है अपनी कामयाबी पर कि आप ज़रूर कामयाब होंगे, जी सर, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक है अगर सर। आप किसान जितना यकीन नहीं रख सकते हैं ना, तो आपको बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई हक भी नहीं। जी सर, बिल्कुल तो ठीक है। एट द एंड ये होता है कि वो पौधा 3 से 4 महीनों में, 6 महीनों में तैयार होता है, और जो गंदम का एक बीज उसने लगाया था उसके बदले में 40 या 50 बीज उसको मिलते हैं। जी सर, यानी कि 1 गुना का या 100% का 50 गुना ज़्यादा उसको मिलता है, या 20 गुना ज़्यादा मिलता है, या 10 गुना ज़्यादा मिलता है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ठीक है। अब यही एक बीज जो है जब दरख्त की शक्ल में होता है, फल का दरख्त है, तो वो, इसका इंतज़ार लंबा है, फल भी उतना ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा ही। जहाँ पर इंतज़ार छोटा है फल उतना कम है, जी सर, जहाँ पर इंतज़ार बढ़ता जाएगा फल फल भी उतना बढ़ता ज़्यादा जाएगा। होता जाएगा, जी सर, और वो फल हमेशा के लिए होता जाएगा। तो इसमें आप समझ लो कि यही माइंडसेट, अगर आप, दिहाड़ीदार माइंडसेट है कि सुबह आपने जाना है काम पर, शाम को पैसे आपको मिल जाने चाहिए। जी सर, गैम्बलर का माइंडसेट है कि पैसा लगाओ और जीतो, तो बस दिन से रात ऐसा ना ही हो, है। रात से दिन ना हो और अमीर हो जाओ। ये दोनों माइंडसेट लेकर अगर आप मार्केट में आते हैं तो आप इसलिए तो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आपने मार्केट में आना है, रिस्क लेना है, और रिस्क लेने के बाद पहले तो आपने मार्केट को स्टडी करना है, रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है, और उसके बाद मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि मैंने इतना रिस्क लेना है, और फिर इंतज़ार करना है, और उसके बाद मेहनत करते जाना है। किसान मेहनत भी करता है, इंतज़ार भी करता है, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन भी रखता है, और उसको उम्मीद भी होती है कामयाबी की। जी सर, तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर जब आप मिला लोगे ना, तो आप कामयाब हो। बिल्कुल ठीक है सर। हम लोग किसान को बिजनेसमैन नहीं समझते, लेकिन असल में किसान दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल मैं तो आपकी हमें बात से उससे एग्री सीखना करता हूँ। चाहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत कीमती बातें बताई जी, हमें। बहुत मैं शुक्रिया। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।